नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं बीपीएससी के मैथ ऑप्शनल पेपर के बारे में। मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि इसमें दो सेक्शन होता है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज का ये ऑनलाइन है, मैं बात कर रहा हूं, या ऑफलाइन जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो है रांची से इसका जो है प्रकाशित होता है। मैं रांची से भी बात कर रहा हूं और इसका ऑफलाइन क्लास जो है वो रांची में पढ़ाया जाता है। तो सबसे आइए मैं बात कर रहा हूँ कि मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपका सिलेबस जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन 1 में जो है वो सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा में जो है उसके बाद जितना भी है ये देखिए वेक्टर स्पेस है लीनियर अलजेब्रा में ही। इसके बाद डायमेंशन ऑफ फिनिटली जनरेटेड स्पेस है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रैंक है, न्यूलिटी है, ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साइकिल है, कैली हैमिल्टन थ्योरम है, साइकिल नहीं है, कैली हैमिल्टन थ्योरम है, इगन वैल्यू और इगन वेक्टर है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो 11-12 और जो ग्रेजुएशन में आप पढ़ के आ रहे हैं वही आपका सिलेबस है। यहाँ जो आपका ये वेक्टर स्पेस और डायमेंशन ये जितना भी है आपका सब जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है। इसके बाद मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैट्रिक्स अब तो आप 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं। और इसके बाद रो और कॉलम रिडक्शन है जो कि आपका ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन में पढ़ना है। और इसके बाद ऑर्थोगोनल सिमेट्रिक, स्क्वायर सिमेट्रिक, यूनिटरी, हैमिल्टन, स्क्वायर हैमिल्टन, मैट्रिक्स, इगन वैल्यू, ऑर्थोगोनल, रिडक्शन, क्वाड्रेटिक, हैमिल्टन फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ डिफाइनाइट क्वाड्रेटिक फ्रॉम साइमल्टेनियस रिडक्शन, ये जितना भी है आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस है। इसके बाद रियल नंबर, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये आप तो रियल नंबर के बारे में, लिमिट, कंटिन्यूटी के बारे में आप तो शुरू से बढ़ने आ रहे हैं 9th-10th, ये 11-12 से ही। रियल नंबर तो आप 8-9-10 से भी पढ़ना है, लेकिन ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर थ्योरम, सीरीज इंटरमीडिएट फ्रॉम मैक्सिमम मिनिमा, ये जो सिलेबस है आप 11-12 में ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये कर्व ट्रेसिंग जो एस्थमेटिक फंक्शन, सेवरल वेरिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव्स, मैक्सिमम मिनिमा, जैकोबियन, डिफाइनाइट, इनडेफाइनाइट इंटीग्रल जो है ये सब जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका सिलेबस जो है बीपीएससी का वो 11-12 और ग्रेजुएशन तक ही लिमिट है। तो आप अगर अच्छे से 11-12 और ग्रेजुएशन लेवल का आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसमें बीपीएससी के मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आता है फर्स्ट और सेकंड डिग्री इक्वेशन इन डायमेंशन इन कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म। ये तो आप डायमेंशन इन कार्टेशियन फॉर्म और पोलर कोऑर्डिनेट को ट्रांसफर करने के लिए आप 11-12 में पढ़ चुके हैं, लेकिन और ये ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ना है। तो इसमें बीपीएससी भी सिलेबस में भी ये है इसमें। इसके बाद प्लेन, स्पेयर तो पैराबोला, इलिप्सॉइड, हाइपरबोला जितना भी है तो आप तो पढ़ चुके हैं, 11-12 में भी पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है सिलेबस 1 ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर डिग्री तो आप 11-12 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ये तो यहाँ तक तो सिलेबस है वो आपका 11-12 तक है। इसके बाद डिग्री, वेरिएबल, सेपरेट, होमोजेनियस, लीनियर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्शियल इंटीग्रल, ये कॉस, साइन, ये जितना भी है आपको तो सिलेबस जो है 11-12 तक ही सीमित है। इसके बाद ये आ रहा है वेक्टर, टेंसर, स्टैटिक, डायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। ये सिलेबस जो है आपका 11-12 का है। इसके बाद ये वेक्टर एनालिसिस आ रहा है।
वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर अलजेब्रा भी आप पढ़ चुके हैं 11-12 में। ये आपका 11-12 में भी पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर फंक्शन, स्केलर, वेरिएबल, ग्रेडियंट, ये सिलेबस जो है यहाँ से जो है आपका डिफरेंशियल ऑफ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर, वेरिएबल, ग्रेडियंट और डिफरेंशियल एंड कर्ल, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड देयर फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ये जितना भी सिलेबस है यहाँ से लेकर ये ग्रेजुएशन लेवल का है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये जो है वो आपका 11-12 में नहीं मिलेगा लेकिन ग्रेजुएशन लेवल में मिलेगा। ये पढ़ने के आपको पढ़े होंगे ग्रेजुएशन लेवल में। गैसियर स्टोक्स थ्योरम जितना भी है वो वेक्टर का अप्लाइड करता है, यहाँ अप्लाई किया गया है वेक्टर मैथमेटिक्स में। इसके बाद टेंसर, इसके बाद आपका आ रहा है, इसके बाद यहाँ आ रहा है टेंसर एनालिसिस, definition of tensor, transformation of coordination, convention and covariant tensor, addition, multiplication tensor, contact tensor, linear product, fundamental tensor, ये आपका ये सिलेबस जो है आपका ग्रेजुएशन में मिलेगा, 11-12 में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद का स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स में आप स्टैटिक्स के बारे में तो आप 9th-10th में ही जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, फंक्शन, फ्रिक्शन, कॉमन कैटेनरी, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ इक्वेशन, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स एंड देयर डायमेंशन, ये जो सिलेबस है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। इसके बाद डायनेमिक आ जाता है। ये डायनेमिक आपका फ्रीडम कांस्टेंट, रिलक्टेंट मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका जो है ये सिलेबस फिजिक्स का है, ठीक है। फिजिक्स में हम लोग मैथ कैसे अप्लाई करेंगे ये दिया हुआ है, इसमें आपको मैथ में पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन में मैथ में पढ़ना है और 11-12 में आपको फिजिक्स में पढ़ना है, क्योंकि ये आपको अप्लाई करना पड़ता है। जो 11-12 में पढ़े हैं उसको ग्रेजुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे ये इसमें दिया हुआ है, ये इसमें पढ़ना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जितना भी है, कांस्टेंट रेक्टेंगुलर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जितना भी मोशन है वो पढ़ना है आपको। फिजिक्स में भी पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ना है। तो यहाँ ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये जितना भी है, इक्विलिब्रियम, फ्लूइड अंडर, ये भी जितना भी है, प्रेशर, सरफेस इक्विलिब्रियम, प्रेशर, गैस प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द एटमॉस्फेयर, ये भी सिलेबस जो है आपका फिजिक्स का ही है, लेकिन आपको मैथ में इसका यूज कैसे करेंगे इसमें ये आपको पढ़ना है। तो ये दोनों चैप्टर जो है डायनेमिक और हाइड्रोस्टैटिक्स, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन ये दोनों फिजिक्स का ही है 11-12 का, लेकिन आपको ये मैथ में आपको ग्रेजुएशन लेवल में कैसे इसको अप्लाई करेंगे ये पढ़ना है आपको। इसके बाद सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 में आपका ये अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो अलजेब्रा के बारे में तो आप तो 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद रियल एनालिसिस, रियल नंबर के बारे में आप पढ़ने आ रहे हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो आप 11-12 में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स यहाँ एनालिसिस दे रहा है, तो एनालिसिस कॉम्प्लेक्स का यूज कैसे करेंगे उसका आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है। तो यहाँ सिलेबस जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स का यूज हम लोग ग्रेजुएशन में कैसे करेंगे, उसके अप्लाई कैसे करेंगे, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है। और यही जो है सिलेबस है आपको बीपीएससी के मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको सिलेबस है और ये पूछता है, ठीक है। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हैं 11-12 में। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है थोड़ा सा, लेकिन डीपली जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद मैकेनिज्म है, मैकेनिक्स आपको तो फिजिक्स में पढ़ना है, उसका अप्लाई करना है मैथ में, न्यूमेरिकल एनालिसिस और स्टैटिक्स। देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का आप 11-12 का नहीं है, लेकिन ये ग्रेजुएशन में आपको बहुत डीपली पढ़ाया गया है न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। और स्टैटिक्स के बारे में प्रोबेबिलिटी, ऑपरेशन, रिसर्च, अलजेब्रा, ये जितना भी है आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल, सब ग्रुप, होमोजेनियस ऑफ ग्रुप, क्वांटम ग्रुप, बेसिक आइसोमरिज्म थ्योरम, फ्लोयल थ्योरम्स,
परम्यूटेशन ग्रुप, आपको परम्यूटेशन तो आपको पढ़ना ही है आपको 11-12 में, इसमें परम्यूटेशन ग्रुप दे दिया है तो ग्रुप जो है आपको 11-12 में नहीं पढ़ना है, आपको जो है ग्रेजुएशन का सिलेबस है इसमें परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। इसके बाद कैली थ्योरम्स, रिंग आइडियल, ये जितना भी है आपका सिलेबस ये ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल आइडियल, डोमेन रियल एनालिसिस, डोमेन के बारे में आप तो बेसिक आपको तो 11-12 में पढ़ाया गया होगा। इसके बाद यहाँ रियल एनालिसिस के बारे में जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दे रहा है मैट्रिक्स स्पेस, एक मिनट आपको मैं लेकर चलता हूँ। देखिए मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। इसके बाद दे रहा है टोपोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ आरएन सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, ठीक है। कॉची सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेशन, कंटिन्यूअस फंक्शन, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट एसेट, जितना भी है आप कंटिन्यूटी से पढ़े हुए हैं। उसके बाद इसका अप्लाई कैसे होगा आपको पढ़ना है आपको ग्रेजुएशन में। इसका अप्लाई कैसे करेंगे, रिमेन स्टैटिक इंटीग्रल है, इम्प्रोबल इंटीग्रल है, कंडीशन है एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कन्वर्जेंस सीरीज है। कन्वर्जेंस सीरीज के बारे में तो सबसे पहले आपको लिमिट जानना जरूरी होगा, तो लिमिट आप तो 11-12 में पढ़ चुके हैं। अगर लिमिट जानते हैं तो कन्वर्जेंस सीरीज के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप पढ़ चुके हैं 12 में कन्वर्जेंस सीरीज जो है ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, तो वही सिलेबस जो है आपको बीपीएससी के ऑप्शनल पेपर में है, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगुलर सीरीज, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीरीज, जितना भी है आपका ये लिमिट के बेसिस पर ही आधारित है। अगर आपको लिमिट आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडेफिनिट प्रोडक्ट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी सीरीज और मल्टीपल इंटीग्रल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन और आपको लिमिट आता है तो यहाँ से लेकर के मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ से लेकर के आपको मल्टीपल इंटीग्रल तक उसका आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तक, यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो दूसरा चैप्टर है, मल्टीपल इंटीग्रल तक जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है कि देखिए कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका यूज कैसे करेंगे। कॉम्प्लेक्स आपका तो कॉम्प्लेक्स आप पढ़ चुके हैं 11-12 में, 11-12 में पढ़ाया गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज आप कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज जो है आपको डीपली जो है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, और यही सिलेबस जो है आपको बीपीएससी के मेंस सिलेबस में दिया हुआ है, मेंस सिलेबस में दिया हुआ है, और इसको आपको इसी के बेस पर आपको पढ़ना है, और आपका यही सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है सिलेबस, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, टाइप ऑफ इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर। इसके बाद है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके बाद ये जो है यहाँ से लेकर के फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन से लेकर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट तक जितना भी है आपका ये सिलेबस जो है वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही आधारित है, जो आपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा है। और इसका जब आप ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे से पढ़े हैं तो इसका कैसे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको यह मैं बता रहा हूँ। और इसका मैं आपको ये भी बताता चलता हूँ कि मैं सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विस के चैनल से बात कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, और ये मैं रांची से बात कर रहा हूँ। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलती है रांची में। इसके बाद जो है वो आपका यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन, होमोमेट्रिक एंड नॉन होलोमेट्रिक सिस्टम,
D'Alembert principle and Lagrange equation, moment of inertia, moment of rigid body इन 2 डायमेंशन, ये सिलेबस जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट तो आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो आप तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन नॉन होमोजीनियस सिस्टम, इसका यूज कैसे करेंगे डेवलप्ड प्रिंसिपल में, लैग्रेंज इक्वेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इस सब का यूज जो है वो पढ़ना है फिजिक्स में, ये पढ़ना हुआ मैथ में, और ये भी ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। इसके बाद यार है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कैसे कंटिन्यूटी के इक्वेशन को चेक करेंगे, मोमेंट एंड एनर्जी, मोमेंटम एंड एनर्जी, आप मोमेंटम एनर्जी फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, और यहाँ आपको विस्तार से आपको जनरली डीपली में पढ़ना है, आपको डीपली में पढ़ना है आपको ग्रेजुएशन लेवल में, और 2 डायमेंशन मोशन, स्ट्रीम मोशन, सोर्स ऑफ एंड सिंक, जो आपको फिजिक्स में पढ़ना है, ये फिजिक्स का चैप्टर है। 2 डायमेंशन मोशन एंड स्ट्रीमिंग मोशन एंड सोर्स एंड सिंक, आपको ये तो पहले ही जान चुके हैं। तो इसका यूज जो है हम लोग कहाँ करेंगे, ग्रेजुएशन लेवल में, और ये भी मैथ में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ट्रांसेंडेंटल एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन। आप पॉलिनोमियल इक्वेशन से आपको क्या लगता है, ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाइसेक्टिंग रेगुलर, ये जो है नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर अलजेब्राइक फंक्शन है, नॉन लीनियर, जो न्यूटन-रैप्सन मेथड, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, जितना भी है आप नॉन लीनियर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये नॉन लीनियर के बारे में है, ठीक है। आप तो लीनियर के बारे में जानते थे लीनियर, ये जो है वो नॉन लीनियर के बारे में पढ़ना है, यहाँ से लेकर के ट्रांजेक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, नॉन लीनियर और ऑर्डर ऑफ द कन्वर्जेंस, ये नॉन लीनियर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है इंटरपोलेशन और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन विथ इक्वल एंड अनइक्वल स्टेप, सिंपल इंटरपोल, क्यूबिक, सिंपल न्यूमेरिकल डिफरेंशियल फॉर्मेशन विथ एरर स्टॉर्म, जो हम लोग मैं ये बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ प्रॉब्लम ऑफ अप्रॉक्सीमेट ग्रेविएटेड एंड ग्रेविटेड फॉर्मेशन विथ एस्कोपेटेड एंड ज्योमेट्रिक कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, ये जो है वो आपको पॉलिनोमियल जितना भी है वो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है, जो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपको सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूँ, ठीक है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, देखिए यूलर है, यूलर मेथड, मल्टी स्टेप पेरियोडिकल करेक्ट मेथड, एडम एंड विलियन मेथड, कन्वर्जेंस एंड स्टेबिलिटी, रुंग-कट्टा मेथड, रंग-कट्टा मेथड, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। तो प्रोबेबिलिटी तो आप और स्टैटिक्स तो आप लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, और स्टैटिक्स तो आप 11-12 क्या 10th में भी पढ़ना है प्रोबेबिलिटी के बारे में, और स्टैटिक्स के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन जनरली जो है वो इसका डीपली में जो है यूज कहाँ करेंगे उसका जो है आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ना है, ठीक है। कैसे इसका यूज करेंगे, आपको फिजिक्स में पढ़ना है तो इसका कैसे फिजिक्स पढ़ना है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल के मैथ में इसका यूज करेंगे। तो उसी तरह यहाँ दिया हुआ है आपको प्रोबेबिलिटी जो है और स्टैटिक्स कैसे यूज करेंगे इसका, तो वो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना है। ग्रेजुएशन में तो यही सब सिलेबस है आपका। और ये इसके बाद प्रोबेबिलिटी में डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, इवेंट, देयर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये तो आपको सेट थ्योरी में मिल जाएगा। इंटरसेक्शन इवेंट, ये घटना, देयर यूनियन इंटरसेक्शन, तो आप लोग ये सेट का ये टॉपिक है, इसका अप्लाई कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अप्रॉक्सीमेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, स्पेस, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये इंडिपेंडेंट, बेसिक लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंबाइंड स्पेंट अनबेस्ड थ्योरम्स, randomly variable probability theorem, probability of density function, density mathematical expression and Morgan and conditional distribution, conditional expression, जितना भी है आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये दिया हुआ है
ये डायनोमियल दिया हुआ है, ये जो है वो मिस्टेक किया हुआ है, ये बाइनोमियल होता है, ठीक है। यहाँ सिलेबस जो है ये डायनोमियल दिया हुआ है, ये सिलेबस यूपीएससी का थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, यहाँ डी के जगह पर बाइनोमियल होगा, बी होगा, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बाइनोमियल होता है, ठीक है, यहाँ डायनोमियल नहीं होता है, ये थोड़ा सा डी के जगह पर बी होगा क्योंकि बाइनोमियल होता है। इसके बाद पॉइजन, नॉर्मल, गामा, बीटा, कॉची, मल्टीप्लिकेशन, हाइपोजेनेटिक, निगेटिव बाइनोमियल। यहाँ देखिए बाइनोमियल ठीक किया हुआ है, बाइनोमियल लिखा हुआ है, यहाँ गलत किया हुआ है तो यहाँ बाइनोमियल होगा, ठीक है। इसके बाद कैविजेशन लेमा, वीक, लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम्स, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल वेरिएबल, स्टैंडर्ड एरर, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, टीएफ, यहाँ चाई स्क्वायर एंड देयर यूजेज इन द टूल्स, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेशन, लार्जेस्ट सैंपल टेस्ट फॉर मीन एंड प्रोपोर्शन, यही सिलेबस है। इसके बाद यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसके बाद मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग आ जाता है। प्रोग्रामिंग में क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग तो आपको 11-12 में आप पढ़े होंगे, 12 में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ डेफिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्री प्रॉपर्टी, कन्वेंसेट, सैंपल मेथड और डिग्मेटिक, ड्यूलिटी, सेंसिटिविटी एनालिसिस, रेक्टेंगुलर गेम्स एंड देयर सोल्यूशन, ये जितना भी है आपको दिया हुआ है। इसके बाद आता है थ्योरी ऑफ क्यूजेज। थ्योरी ऑफ क्यूजेज में क्या सिलेबस है, थ्योरी ऑफ क्यूजेज टॉपिक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ स्टेडी स्टेट, ट्रांजिशन सोल्यूशन फॉर क्यूइंग सिस्टम विथ पॉइजन वेरिएबल्स एंड एक्सपोनेंशियल सर्विस टाइम्स, ये सिलेबस है। इसके बाद डायनेमिक रिप्लेसमेंट मॉडल, इसके बाद सीक्वेंशियल प्रॉब्लम विद टू मशीन, इट्स जॉब एंड मशीन इन जॉब, स्पेशल एंड मैकेनिज्म इन द जॉब, यहाँ तक सिलेबस है आपका, ठीक है। यहीं तक आपका सिलेबस है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 11-12 और ग्रेजुएशन आप अच्छा से किए हैं तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इस चैनल के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम आपको उसको समझाएंगे कि क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से आपको इस सिलेबस में से आप क्या करेंगे कि टॉपिक वाइज हम सिलेबस आपको बताएंगे और टॉपिक वाइज में आपको डीपली में मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी बताएंगे। वो अगले आपको डीपली में आपको एक एक चैप्टर लेकर के आपको बताता चलूँगा। अभी तक आप यहाँ सिलेबस के बारे में मैं बता, इसके लिए मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि आप अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मैं लव कुमार आपका इस माध्यम से मैं धन्यवाद।